स्वागत है आपका हमारे चैनल गुरुजी कैरियर पर, जहां आपको मिलेंगे जीके जीएस के बेस्ड एमसीक्यूज, साथ ही साथ लेटेस्ट करंट अफेयर्स के और लेटेस्ट जॉब्स के नोटिफिकेशंस भी। तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को और जुड़े रहिए हमारे इस करियर के सफ़र के साथ। और शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम लेकर के आए हैं आपके लिए 40 ऐसे एमसीक्यू जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए बेहद ही मजबूत होने वाले हैं। आपके मतलब जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन है उसको बेहद ही मजबूत करेंगे। तो आज का पहला प्रश्न है, भारत में सबसे प्राचीन स्तूप कौन सा है? भारत में सबसे प्राचीन स्तूप कौन सा है? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प बी, सांची स्तूप। सांची का स्तूप भारत का सबसे प्राचीन एवं प्रसिद्ध बौद्ध स्तूप है, जिसका निर्माण अशोक द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, 84,000 स्तूप बनवाने का श्रेय किसे जाता है? 84,000 स्तूप बनवाने का श्रेय किसे जाता है? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प सी, अशोक। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार करने के बाद 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, सांची स्तूप कहाँ स्थित है? सांची स्तूप कहाँ स्थित है? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प सी, मध्य प्रदेश। सांची स्तूप मध्य प्रदेश में रायसेन जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, अमरावती स्तूप किस राज्य में है? अमरावती स्तूप किस राज्य में है? और इस प्रश्न के ये हैं विकल्प 4 और इसका सही जवाब है विकल्प बी, आंध्र प्रदेश। अमरावती स्तूप आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प सी, बौद्ध धर्म। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म और उनके विभिन्न प्रकार के स्तूपों तथा विहारों से संबंधित है। अगला प्रश्न है, बौद्ध स्तूपों का उद्देश्य क्या था? बौद्ध स्तूपों का उद्देश्य क्या था? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प सी, बुद्ध के अवशेषों की पूजा। स्तूप बुद्ध के अवशेषों को सुरक्षित रखने और श्रद्धा व्यक्त करने के लिए बनाए जाते हैं। महास्थान मठ कहाँ स्थित है? महास्थान मठ कहाँ स्थित है? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प सी, बांग्लादेश। महास्थान मठ वर्तमान बांग्लादेश में स्थित एक प्राचीन बौद्ध स्थल है। अगला प्रश्न है, बौद्ध स्तूपों में किस प्रकार की कला शैली दिखाई देती है? बौद्ध स्तूपों में किस प्रकार की कला शैली दिखाई देती है? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प बी, गंधार। गंधार शैली में मूर्तिकला और स्थापत्य शैली बौद्ध स्तूपों में प्रचलित रही। अगला प्रश्न है, शैव धर्म का प्रमुख प्रतीक क्या है? शैव धर्म का प्रमुख प्रतीक क्या है? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प बी, शिवलिंग। शैव धर्म में शिवलिंग को भगवान शिव का प्रतीक माना गया है। अगला प्रश्न है, शैव धर्म के प्रमुख संप्रदाय कौन कौन से हैं? शैव धर्म के प्रमुख संप्रदाय कौन कौन से हैं? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प बी, पशुपत, कालमुख और कपालिक। ये 3 प्रमुख संप्रदाय हैं, पशुपत, कालमुख, कपालिक। ये शैव धर्म के विभिन्न संप्रदाय में हैं। अगला प्रश्न है, पशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन माने जाते हैं? पशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन माने जाते हैं? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प बी, मतंग ऋषि। पशुपत संप्रदाय की स्थापना मतंग ऋषि द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, नाथ संप्रदाय के प्रमुख गुरु कौन थे? नाथ संप्रदाय के प्रमुख गुरु कौन थे? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प ए, गोरखनाथ। नाथ संप्रदाय के प्रमुख संत गोरखनाथ थे, जिन्होंने योग साधना पर जोर दिया। अगला प्रश्न है, शून्यवाद किस दर्शन से संबंधित है? शून्यवाद किस दर्शन से संबंधित है? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प सी, बौद्ध। शून्यवाद बौद्ध धर्म का एक प्रमुख दर्शन है जिसे नागार्जुन ने प्रतिपादित किया। अगला प्रश्न है, कौन सा बौद्ध दर्शन क्षणिकवाद पर आधारित है? कौन सा बौद्ध दर्शन क्षणिकवाद पर आधारित है? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प डी, वैभाषिक। वैभाषिक मत के अनुसार
संसार क्षणिक है और सब कुछ क्षणिक रूप में विद्यमान है। अगला प्रश्न है, शैव धर्म की सबसे पुरानी शाखा कौन सी थी? शैव धर्म की सबसे पुरानी शाखा कौन सी थी? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प सी, पशुपत। पशुपत शैव धर्म की सबसे पुरानी शाखा मानी जाती है जो भगवान शिव की उपासना करती थी। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की घूर्णन गति कितनी है? पृथ्वी की घूर्णन गति कितनी है? ये है आपके 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प सी, 1670 किलोमीटर प्रति घंटा। पृथ्वी भूमध्य रेखा पर लगभग 1670 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घूमती है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी को एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगता है? पृथ्वी को एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगता है? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प बी, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक घूर्णन पूरा करने में लगभग 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड का समय लेती है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की परिक्रमण गति रिवॉल्यूशन कितनी है? पृथ्वी की रिवॉल्यूशन परिक्रमण गति कितनी है? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प ए, 30 किलोमीटर प्रति सेकेंड। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर लगभग 30 किलोमीटर प्रति सेकेंड की गति से परिक्रमा करती है। अगला प्रश्न है, 21 जून को कौन सा विषुव होता है? 21 जून को कौन सा विषुव होता है? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प ए, ग्रीष्म विषुव। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा से सीधा ऊपर होता है और इसे ग्रीष्म विषुव कहते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प सी, 365 दिन 6 घंटे। एक वर्ष में पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा पूरी करती है जिसमें लगभग 365 दिन 6 घंटे लगते हैं। अगला प्रश्न है, 22 दिसंबर को सूर्य किस रेखा के ठीक ऊपर होता है? 22 दिसंबर को सूर्य किस रेखा के ठीक ऊपर होता है? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प बी, मकर रेखा। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा के ठीक ऊपर होता है और इस दिन को शीत विषुव कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत की मानक समय रेखा कितने देशांतर पर स्थित है? भारत की मानक समय रेखा कितने देशांतर पर स्थित है? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प ए, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व। भारत की मानक समय रेखा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर रेखा पर आधारित है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय स्थिति अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कितने अंश देशांतर पर स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कितने अंश देशांतर पर स्थित है? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प बी, 180 डिग्री। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर रेखा के आसपास स्थित होती है। अगला प्रश्न है, विषुव दिवस कब आता है? विषुव दिवस इक्विनॉक्स कब आता है? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प ए, 21 मार्च और 23 सितंबर। इन दोनों दिनों को विषुव दिवस कहा जाता है जब दिन और रात बराबर होते हैं। अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा कितने अंश अक्षांश पर स्थित होती है? भूमध्य रेखा कितने अंश अक्षांश पर स्थित होती है? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प बी, 0 डिग्री। भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित होती है और इसे पृथ्वी का मध्य भाग भी माना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में समय ग्रीनविच के समय से कितना आगे है? भारत में समय ग्रीनविच के समय से कितना आगे है? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प सी, 5 घंटा 30 मिनट। भारत का मानक समय ग्रीनविच समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। अगला प्रश्न है, किस कारण से दिन और रात होते हैं? किस कारण से दिन और रात होते हैं? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प सी, पृथ्वी की घूर्णन गति। पृथ्वी की धुरी पर घूर्णन करने से दिन और रात होते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी रेखा दिनांक में परिवर्तन करती है?
कौन सी रेखा दिनांक में परिवर्तन करती है? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प सी, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। यह रेखा दिनांक में एक दिन का अंतर लाती है जब कोई इसे पार करता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का झुकाव कितना है? पृथ्वी का झुकाव कितना है? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प ए, 23.5 डिग्री। पृथ्वी 23.5 डिग्री के झुकाव पर अपनी धुरी पर झुकी हुई है। अगला प्रश्न है, सूर्य का तापीय क्षेत्र कितने भागों में बांटा गया है? सूर्य का तापीय क्षेत्र कितने भागों में बांटा गया है? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प बी, 3। सूर्य का तापीय क्षेत्र 3 भागों में बांटा गया है, उष्ण कटिबंध, समशीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। अगला प्रश्न है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प बी, कॉर्बेट। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था जिसकी स्थापना 1936 में हुई थी। पहले इसे हेली नेशनल पार्क कहा जाता था। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय उद्यान अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? भारत में राष्ट्रीय उद्यान अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प सी, 1972, 1972। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में पारित किया गया था जिसने राष्ट्रीय उद्यानों के संरक्षण को कानूनी आधार प्रदान किया। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यानों वाला राज्य है? कौन सा राज्य सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यानों वाला राज्य है? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प ए, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान दर्ज है। अगला प्रश्न है, नंदनकानन किस राज्य में स्थित है? नंदनकानन किस राज्य में स्थित है? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प बी, ओडिशा। नंदनकानन राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा में स्थित है जो वन्य प्रजातियों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, बायोस्फीयर रिजर्व का उद्देश्य क्या है? बायोस्फीयर रिजर्व का उद्देश्य क्या है? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प बी, जैव विविधता का संरक्षण। बायोस्फीयर रिजर्व का प्रमुख उद्देश्य जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण है। अगला प्रश्न है, विश्व का पहला बायोस्फीयर रिजर्व किसे माना जाता है? विश्व का पहला बायोस्फीयर रिजर्व किसे माना जाता है? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प बी, नीलगिरी। नीलगिरी भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है जिसकी स्थापना 1986 में हुई थी। अगला प्रश्न है, बायोस्फीयर रिजर्व में कितने क्षेत्र होते हैं? बायोस्फीयर रिजर्व में कितने क्षेत्र होते हैं? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प सी, 3। बायोस्फीयर रिजर्व में 3 क्षेत्र होते हैं, कोर क्षेत्र, बफर क्षेत्र और संक्रमण क्षेत्र। अगला प्रश्न है, हेरिटेरा फॉर्मिस किसका वैज्ञानिक नाम है? हेरिटेरा फॉर्मिस किसका वैज्ञानिक नाम है? और इस प्रश्न के ये है 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प बी, पेड़ की एक प्रजाति। हेरिटेरा फॉर्मिस सुंदरबन में पाई जाने वाली एक वृक्ष की प्रजाति है। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क की स्थापना कब हुई? भारत में राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क की स्थापना कब हुई? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प बी, 1986, 1986। भारत में बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क 1986 में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न भी, राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य में मुख्य अंतर क्या है? राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य में मुख्य अंतर क्या है? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प बी, राष्ट्रीय उद्यान में अधिक नियम होते हैं। राष्ट्रीय उद्यानों में मानवीय गतिविधियों पर अधिक कठोर नियंत्रण होता है। दोस्तों, इस लास्ट क्वेश्चंस के साथ इस वीडियो का यहीं पर होता है अंत, लेकिन इस वीडियो सीरीज का अंत यहाँ नहीं होता है।
इसके साथ आप बने रहिए हमारे साथ, जहाँ कि आपको इस तरह के लेटेस्ट करंट अफेयर्स और साथ ही साथ जीके जीएस के बेस्ड एमसीक्यूज मिलते रहेंगे। साथ और भी मिलेंगे आपको लेटेस्ट जॉब्स नोटिफिकेशंस, जहाँ कि आप अपने करियर से रिलेटेड कोई भी जॉब्स सर्च करने में आसानी मिलने वाला है और आप टाइम टू टाइम उसका फॉर्म भी भर सकते हैं।